Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes, ये है हमारी 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप। यस आई नो, आज आ रहा है थर्ड सेशन। ये है डे 2 पार्ट 2 मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और देख लेते हैं क्विक सा रीकैप। फर्स्ट सेशन में हमने देखा था क्या, लीगल कंप्लायंसेस स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि हम किस पैटर्न से ये एक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। डे 2 पार्ट 1 में हमने चेक किया मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसमें हमने कुछ सेक्शंस डिस्कस करे बेयर एक्ट की लैंग्वेज से और उसे इजीली अंडरस्टैंड किया। आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि वहां पे हमने देख लिया था सेक्शन 5 तक, वो था काफी डिटेल में। अब जो ये सेक्शंस चलेंगे ये थोड़ा हम जल्दी जल्दी चलाएंगे, बिकॉज यहाँ पे चीजें बहुत ही सिंप्लीफाइड हैं ऑलरेडी, तो हम उसे सिंप्लीफाइड वे में जल्दी जल्दी समझेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 6 इसमें है नहीं, सेक्शन 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सेक्शन 7 किस चीज का है तो चलिए देखते हैं। एंड हाँ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर पहली बार आए हैं चैनल पे। एंड यस, वो क्यूट से बेल आइकन है उसको जरूर हिट करें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिले। इसी के साथ एक छोटी सी और बात डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि बहुत सारी वर्कशॉप्स चल रही हैं और बहुत सारे कोर्सेज भी आ रहे हैं, तो प्लीज उन्हें पिन कमेंट से चेक करते रहें। प्रिसाइजली एचआर की हमने 15 डेज वर्कशॉप देखी, एचआर रिक्रूटर वर्कशॉप देखी, और उसके साथ हमने क्या क्या देखा, उसके साथ हमारा एचआर कोर्स है जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, और एक पेरोल प्रोसेसिंग कोर्स है जो भी अगेन इंग्लिश और हिंदी में है। वर्कशॉप है, सॉरी, 12 डेज पेरोल वर्कशॉप है जो कि चल रही है, जिसमें एक एक सेशन आया है इंग्लिश और हिंदी दोनों का, तो प्लीज वो भी चेक कर लें। एंड यस, मेरा इंग्लिश चैनल है रेडी विद एचआर, वहां पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। एंड यस, यू कैन ज्वाइन, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, आपकी क्वेरीज जल्दी सॉल्व हो सकती है मेंबरशिप से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्शन 7 से। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं एडवाइजरी बोर्ड। दो तरीके की एडवाइजरी बोर्ड होने वाली है। फर्स्ट सेक्शन 7 में आती है हमारी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, और नेक्स्ट अभी आएगा सेक्शन 8, वहां पे हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ऊपर लिखा है एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 7 में, ये स्टेट है, और सेक्शन 8 में स्पेसिफिकली मेंशन है सेंट्रल, तो वहां पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है। अब कैसे कैसे है ये, तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, उसके कंटेक्स्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है। तो यहाँ पे जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। क्यों कर रही है, जिससे कि वो जो कमिटीज और सब कमिटीज थी उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करने के लिए और एडवाइस करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कौन कौन से मैटर पे, देखिए वो जो फिक्स करने थे और रिवाइज करने थे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडवाइजरी बोर्ड हमारी सेट होगी, अपॉइंट होगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कौन कौन होगा उसकी बात करते हैं। तो पर्संस ऑब्वियसली जो नॉमिनेट होंगे किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर्स को भी और एम्प्लॉयज को भी, लेकिन वो इक्वल नंबर में होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई जो एम्प्लॉयर्स को कर रहे हैं वो तो हो गए 7 लोग और रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हो गए 7, और जो एम्प्लॉयज को कर रहे हैं वो हो गए 3। नहीं, वो इक्वल नंबर में होने चाहिए। और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए उस बोर्ड में, जो कि टोटल जितने टोटल मेंबर्स हैं उनके 1/3 से एक्सीड नहीं होने चाहिए। ठीक है, 1/3 से एक्सीड नहीं होने चाहिए, और वो जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उन्हीं पे से एक चेयरमैन अपॉइंट होंगे। ठीक है, ओके, सो ये है इसका सार, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। कई बार हम सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट पर्सन का क्या मतलब है। देखिए, इंडिपेंडेंट जब हम ये कह रहे हैं, ऊपर हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, और उसके अलावा हम इंडिपेंडेंट पर्सन की बात कर रहे हैं। तो क्या मतलब है, देखिए वो ना तो एम्प्लॉयर है ना ही एम्प्लॉय है, इंडिपेंडेंट है, इन सबसे अलग है। ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन वो है जो ना तो एम्प्लॉयर है ना ही एम्प्लॉय है। ओके, तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं और मोर क्लैरिटी के लिए, कि जैसे अगर मेरे पास टोटल मेंबर्स 15 हैं, तो हमें क्या चाहिए, 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए मेरे इंडिपेंडेंट मेंबर्स। तो 15 का अगर मैं 1/3 करती हूँ तो क्या आता है 5। 5 मेंबर्स तो चलो इंडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद बचते हैं कितने, 10 में से हमें इक्वल चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए, तो 5 और 5 एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने वाले हो गए। ठीक है, सो एंड जो हमारा चेयरमैन होंगे वो कहाँ से मिलेंगे हमें, वो मिलेंगे जो हमारे इंडिपेंडेंट पर्सन है, यहाँ पे 5, इनमें से चेयरमैन अपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ये आता है हमारे सेक्शन 8 में। अगेन वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को, किस किस पर्पस के लिए, यस एडवाइस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को।
कौन कौन से मैटर्स के लिए, वही फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, जैसे कि हमारे स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में था, और अदर मैटर्स जो भी हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट में आते हैं। एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड को भी, कौन सी एडवाइजरी बोर्ड, जो हमारी सेक्शन 7 में है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, उसको भी, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे भी मेंबर्स वैसे ही होंगे, यहाँ पे क्या होगा, पर्संस जो है वो नॉमिनेट होंगे कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयज को भी, वो भी इक्वल नंबर में होंगे, और इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो एक्सीड नहीं होंगे 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में से। एंड यस, इंडिपेंडेंट मेंबर में से एक चेयरमैन होगा। देखिए आप सोच रहे होंगे चेयरमैन क्यों होंगे इंडिपेंडेंट पर्सन में से, ये आप खुद भी समझ लीजिए कि जो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उनमें से चेयरमैन होगा तो कहीं ना कहीं जितने भी मेंबर्स हैं, किसी भी बात पे डिसीजन आना है तो ये लगेगा यार वो तो एम्प्लॉय को ही सपोर्ट करेंगे या फिर वो तो एम्प्लॉयर को ही सपोर्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट पर्सन जिसका इंटरेस्ट नहीं है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय से रिलेटेड, उसमें से जो चेयरमैन होंगे, तो जब वो रिजल्ट फाइनल करेंगे तो कहीं ना कहीं सबकी आईज में सबको ट्रस्ट भी होगा, सबको लगेगा हाँ जेन्युइन रिजल्ट आया है, ठीक है। इसलिए इंडिपेंडेंट पर्सन हमेशा हम चेयरमैन अपॉइंट कर रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 9, कंपोजिशन ऑफ कमिटीज एक्सेट्रा। देखिए ये जो सारी चीज मैंने डिस्कस करी, जिसमें मैंने इंडिपेंडेंट मेंबर्स की बात करी, चेयरमैन की बात करी, 1/3 की बात करी, ये एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस है, लेकिन मैंने वहां के रेफरेंस से डिस्कस कर दी जैसे कि हमें पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाए एडवाइजरी बोर्ड का। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा बस इतना कह रहे हैं कि ईच ऑफ द कमिटीज और सब कमिटीज, और ये जो एडवाइजरी बोर्ड है इसमें जो भी पर्सन होंगे वो नॉमिनेट होंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, जैसे स्टेट वाली एडवाइजरी बोर्ड है तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल वाली एडवाइजरी बोर्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉइज को, और इक्वल होंगे वो मेंबर्स जो रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इंडिपेंडेंट पर्संस नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और जिसमें से हमारे चेयरमैन अपॉइंट होंगे बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये जो चीज हमने वहां पे डिस्कस करी ये सेक्शन 9 में कंपोजिशन ऑफ कमिटीज में है, ठीक है। चलिए अब इसमें और भी चीजें हैं, आपको डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, मतलब बेयर एक्ट में कई चीजें नीचे मेंशन है, जहां पे मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये चीज, ये पॉइंट मेन है, यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, वो चीजें मैं सब डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है देखिए हमारा सेक्शन 10, करेक्शन ऑफ एरर्स। ये भी बहुत सिंपल है। देखिए अगर आप इस तरीके से मेरे साथ ये बेयर एक्ट पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कि हमें लगता है कि ये एक्ट पता नहीं कितना बड़ा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्शन इसमें ऐसे हैं जो आप कहोगे यार ये तो हाँ समझ में आ ही गया था, यार ये तो नॉर्मल है, ये तो कॉमन सेंस है। वही सब चीजें जो कि हम कहते हैं नॉर्मल है, कॉमन सेंस है, वो उन्होंने प्रॉपर एक्ट में सेक्शंस में डाली हुई हैं, और जब आप उन्हें रीड करेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत छोटा है, काम की चीजें जो कि समझने वाली, एक्चुअल समझने वाली चीजें हैं वो बहुत ही कम सेक्शंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन ऑफ एरर्स की बात हो रही है। अगेन वही, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम क्या करेगी, नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में जो भी क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक्स आ रही हैं उन्हें फिक्स करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, मिनिमम वेजेस में कोई एरर्स अराइज हो रही हैं उसके लिए नोटिफिकेशन निकालेगी, बस इतनी बात हो रही है। मतलब कोई एरर्स पता चली, क्लरिकल हैं, अर्थमेटिकल हैं, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को हम जब रिवाइज कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, एक्सीडेंटल स्लिप है, ओमिशन हो गया है, तो नोटिफिकेशन से बता देंगे, ठीक है। और हर वो नोटिफिकेशन एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज इशूड बी प्लेस्ड बिफोर एडवाइजरी बोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। एडवाइजरी बोर्ड के पास वो आ जाएगा, जिससे कि एडवाइजरी बोर्ड को भी पता हो कि भाई चलो ये मिस्टेक्स हुई और अब ये इन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू रेक्टिफाई कर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 11 या फिर रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 11 में, ये भी बहुत इजी है, वेजेस इन काइंड की बात हो रही है। तो मिनिमम वेजेस जो भी यहाँ पे पेबल हो रही है इस एक्ट में, हम किन मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं, जो भी हम कैश में पे कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप ये कह दो हाँ जी मैंने तो ये पे कर दिया उठा के, क्या पे कर दिया, कुछ भी ऐसी कमोडिटी जिसको आप कैश में आप बता ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके की चीजें नहीं होंगी यहाँ पे। नेक्स्ट और कह रहे हैं वेयर इट हैज बीन द कस्टम टू पे वेजेस होली और पार्टली इन काइंड। यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ओपिनियन बनाएगी नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में ऑथराइज करने के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस या तो होली और पार्टली इन काइंड, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर निकलेगा इसका नोटिफिकेशन कि हाँ जी आप काइंड में पे कर सकते हो, कितना, होली या फिर पार्टली। ऐसा नहीं है कि किसी भी कमोडिटी का आप अचानक से काइंड में पेमेंट करना शुरू कर दोगे, किसी भी मिनिमम वेजेस का आप अचानक से पेमेंट स्टार्ट कर दोगे कि चलो यार मैंने तो ये इन काइंड में कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट इज अगेन देखिए बार बार नोटिफिकेशंस की बात इसलिए हो रही है कि आप ये बताओ कि आप ऐसा कर रहे हो,
ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से कोई भी रूल चलाने लग जाओ ठीक है, आप कंप्लायंसेस को फॉलो करो, जो एक्ट्स में लिखा है रूल्स को फॉलो करो। क्योंकि अगेन मैं यही कहूंगी, देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट है, एम्प्लॉयज के फेवर में है और एम्प्लॉयर्स को सही राह पे चलाने के लिए है कि आप सही रूल्स फॉलो कीजिए, इसलिए ये एक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मन से कुछ भी सोचोगे कभी भी और कैसे भी पेमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि जो प्रोविजंस हैं जहाँ पे हम सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज कंसेशन रेट्स पे देते हैं, वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गजट में ऑथराइज करती है कि ठीक है आप दे सकते हो इस तरीके से, और वो ऑथराइज करती है, तो देन इट्स फाइन। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। देखिए कैश वैल्यू ऑफ वेजेस जो कि हम काइंड में दे रहे हैं, और वो जो कंसेशन हम दे रहे थे इन रिस्पेक्ट ऑफ जो कि हमने असेंशियल कमोडिटीज सप्लाईज पर हम कंसेशन दे रहे थे, कंसेशन रेट्स पे दे रहे थे, और वो ऑथराइज हो रही थी हमारे ऊपर सबसेक्शन 2 और 3 में, वो भी एक प्रॉपर मैनर से प्रिस्क्राइब्ड होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठा के प्राइसेस दे दिया। अगेन वही मैं कह रही हूँ कि ये यही ऑथराइज करना चाह रहे हैं कि आप अपने आप से कोई भी रेट ना डिफाइन करने लग जाएं कि हाँ चलो मैंने ये पे कर दिया, मिनिमम वेजेस को मीट करने के लिए आपने कह दिया कि हाँ चलो इस कमोडिटी की वैल्यू इतनी है, तो वो ऐसे नहीं होगी कैलकुलेट, वो प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 12, पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। बहुत ही सिंपल सी बात कह रहे हैं भाई, हमने क्या किया था, हमने सेक्शन 5 का रेफरेंस दे रहे हैं, ये सेक्शन 5 में हमने नोटिफिकेशन मेथड, कमिटी मेथड से मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किए थे, उसी के अकॉर्डिंग हमें पे करना है, हम उससे कम पेमेंट नहीं कर सकते, राइट। ये सारी चीजें उसी के बारे में डिस्कस हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा सेक्शन 13, फिक्सिंग आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डेज को ना बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इजी है, काफी सारे पॉइंट्स है तो कई बार ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या है, लेकिन देखिए हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है इन रिगार्ड टू एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच have been fixed under this act the appropriate government में। ये लाइन देखिए बार बार रिपीटेड मिलती है हमें, बात सिर्फ उतनी है कि जो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जिसके मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड कर चुकी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके आर्स के बारे में बात हो रही है, उस एम्प्लॉयमेंट के हम फिक्स करने की बात कर रहे हैं आर्स, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये कह रहा है, उसके बाद चलते हैं बात है क्लॉज ए में क्या कह रहा है। क्लॉज ए कह रहा है फिक्स द नंबर ऑफ hours of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals। फिक्स कर रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क जो कि कॉन्स्टिट्यूट होंगे नॉर्मल वर्किंग डे, मतलब मैंने बता दिया कि भाई चलो 8 घंटे आपके नॉर्मल वर्किंग डे में काउंट होंगे। देखिए लैंग्वेज को पकड़िए और ये जो लिखा है उसको पकड़िए, मैं जो बोल रही हूँ उसको पकड़िए और ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसको पकड़िए, आप रिलेट कर पाएंगे कि कैसे एक्ट में लिखा होता है। फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, फिक्स कर रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क जिन्हें हम कह रहे हैं ये नॉर्मल वर्किंग डे हो गए। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई 8 घंटे पर डे के नॉर्मल वर्किंग डे कहलाएंगे, और इसमें वो क्या कर सकते हैं, वन और मोर स्पेसिफाइड इंटरवल्स दे सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड फॉर अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 7 डेज, मतलब हर 7 दिन के बाद उन्होंने कहा चलो एक हॉलीडे रहेगा, रेस्ट इंटरवल जिसे बोल रहे हैं, ठीक है, हॉलीडे जैसे हम बोलते हैं, विच शैल बी अलाउड टू एम्प्लॉइज और टू any specified class of employees and for the payment of remuneration in respect of such day of rest। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप वो रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हो किसी एम्प्लॉय के लिए या फिर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉइज के लिए, मतलब कुछ एम्प्लॉइज के लिए आपने डिक्लेयर किया कि चलो 7 दिन बाद ये इंटरवल होगा, लेकिन अगर उस इंटरवल पर कोई आ रहा है, देखिए पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डे ऑफ रेस्ट, रेस्ट वाले दिन की बात हो रही है। अगर मैंने कहा 7 दिन के बाद एक छुट्टी दे रहे हो या 6 दिन के बाद एक छुट्टी दे रहे हो, ठीक है, तो क्या है, तो उस छुट्टी पे अगर बुला रहे हो तो फिर वहां का जो रेम्यूनरेशन है वो कैसे हो रहा है, फिक्स। प्रोवाइड फॉर पेमेंट फॉर वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट एट अ रेट नॉट लेस देन द ओवरटाइम रेट। ओवरटाइम रेट जो हम पे करते हैं उससे कम हम पे नहीं करेंगे उस दिन, रेस्ट वाले दिन, हॉलीडे वाले दिन जब मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे बात हो रही है, ये पूरा आप दोबारा से रीड कर लें। सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए बी सी बस सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि मैंने 8 घंटे रख दिए, उसके बाद मैंने क्या करा, मतलब 8 घंटे मैंने बोल दिए एक वर्किंग डे के 8 घंटे रहा करेंगे, और उसके बाद मैंने कहा चलो 7 दिन बाद एक छुट्टी ले लो। छुट्टी के दिन अगर मैं बुला रही हूँ तो रेम्यूनरेशन क्या रहेगी, ओवर टाइम रेट से कम नहीं रहेगी। सिर्फ इतनी सी बात है,
ये वो है जो जनरली हम रोज ऑफिस में सुनते हैं, ठीक है, मतलब इस टाइप के कन्वर्सेशन सुनते हैं, ये वही लिखा हुआ है एक्ट में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज 2 में, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल इन रिलेशन टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज अप्लाई ओनली टू सच एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जहां पे हमने सबसेक्शन 1 की बात करी, अब उसके रिलेशन में नीचे और भी कुछ बातें कह रहा है। एम्प्लॉइज एंगेज्ड ऑन अर्जेंट वर्क और इन एनी इमरजेंसी which could not have been foreseen or prevented। मतलब अर्जेंट वर्क था तभी बुला रही हूँ, ऐसा नहीं कि हर बार कह देते हो हाँ जी 7 दिन के बाद फिर तुम्हें बुला रहा हूँ, 7 दिन के बाद तुम्हें फिर बुला रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है किसी के भी साथ, ठीक है। एम्प्लॉइज एंगेज इन द वर्क इन द नेचर ऑफ प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री वर्क विच मस्ट नेसेसरीली बी कैरिड ऑन आउटसाइड द लिमिट्स लेड डाउन फॉर द जर्नल वर्किंग इन द एम्प्लॉयमेंट कंसर्न। यहाँ पे ये इमरजेंसी की बात कर रहे हैं कि 7 दिन बाद जो मैं एक छुट्टी का दिन डिक्लेयर कर रही हूँ, उस दिन मैं आपको क्यों बुला रही हूँ, तो बहुत सारी इमरजेंसी की वजह से बुला रही हूँ, तब मैं कह रही हूँ कि जी ओवर टाइम का रेट पे कर देना, ठीक है। एम्प्लॉइज हुज एम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियली इंटरमिटेंट, employees engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over। ये सारी वही बातें हैं कि मतलब बहुत इमरजेंसी में मैं बुला रही हूँ तब की मैं बात कर रही हूँ। और एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces। natural forces के वजह से कुछ ऐसा हो गया कि वो पहले नहीं हो पाया काम और अब इमरजेंसी में अभी करना है। ये सारे पांचों क्लॉजेस पढ़ लीजिए। सीधी सीधी बात यह है कि बहुत अर्जेंट इमरजेंसी वाला काम है तब मैं बुला रही हूँ, तब की बात हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए आपको रीड करके बता रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेशली स्टूडेंट्स कहते हैं मैम बेयर एक्ट नहीं समझ आता। आज ये एक्ट पढ़ रहे हैं, कल को कोई और एक्ट आएगा तो इसको पढ़ा कैसे जाता है। देखिए कितनी इजी लैंग्वेज होती है, हम बस देखते हैं, हमें ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं यहाँ से आपको ये पढ़ना सिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें 3 में भी आई डोंट थिंक इसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा लिखा है। फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2, जो सबसेक्शन 2 का क्लॉज सी है उसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज एसेंशियली इंटरमिटेंट व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड टू बी सो बाय द यस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अगर डिक्लेयर कर दिया है ऑन द ग्राउंड दैट द डेली आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय or if there be no daily hours of duty as such for the employee, the hours of duty normally include periods of inaction during which the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attention। मतलब जो रेगुलर वे में हम काम कर रहे थे उसमें ये काम नहीं हो पाया, तभी हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, इसलिए बात हो रही है, ठीक है। सो आई होप सो ये बहुत क्लियर हो रहा होगा। और प्लीज यार क्लियर हो रहा है मुझे बताएं। एंड यस यार मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। आई डोंट नो व्हाई यू लैक, मतलब खाली आप देख देख के सेशंस चले जाते हो एंड यू ऑलवेज से आई हेल्प यू लॉट, तो मुझे भी थोड़ा सा हेल्प आउट करो आप और लोगों तक रीच करने के लिए। और वो तभी होगा जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। यार इतनी सी हेल्प तो म्यूचुअल बनती है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 14 ओवर टाइम। यहाँ पे जो एम्प्लॉय जिसका हम मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर रहे हैं बाय आवर या फिर डे या फिर कोई लॉन्गर वेज पीरियड जो हमने प्रिस्क्राइब किया, वर्क्स ऑन एनी डे इन एक्सेस ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स कंस्टिट्यूटिंग अ नॉर्मल वर्किंग डे। जो नॉर्मल वर्किंग डे है उससे ज्यादा हमने फिक्स किया है तो एम्प्लॉयर शैल पे हिम फॉर एवरी आवर और फॉर पार्ट ऑफ एन आवर सो वर्कड इन एक्सेस एट द ओवर टाइम रेट। सिंपल है, ज्यादा आप काम करवा रहे हो नॉर्मल वर्किंग डे से तो ओवर टाइम रेट के अकॉर्डिंग आप पे करोगे। और फिर यहाँ पर वही हो रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जितना डिस्कस किया है उसके हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 15। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेजेस ऑफ वर्कर हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नॉर्मल वर्किंग डे से ज्यादा जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है, हमने ओवर टाइम वगैरह सब डिसाइड कर दिया। अब अगर कोई कम कर रहा है तो क्या करना है, देखिए इफ एन एम्प्लॉय जिसका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस यहाँ पे फिक्स हुआ है बाय द डे वर्क्स ऑन एनी डे ऑन विच ही वाज एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड लेस देन द रिक्विजिट नंबर ऑफ आवर्स कंस्टिट्यूटिंग नॉर्मल वर्किंग डे, जैसे 8 घंटे हमने डिसाइड किए थे और वो कम काम कर रहा है तो ही शैल सेव एज अदरवाइज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। अगर कुछ और प्रोवाइडेड है तो वो अदरवाइज यहाँ पे बी एंटाइटल्ड टू रिसीव वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन दैट डे as if he had worked for a full normal working day। हम उसे full normal working day के according pay करेंगे, लेकिन provided however that he shall not be entitled to receive wages for a full normal working day। full normal working day, अब आप ये कहोगे कि कैसे full आप पे कर सकते हो जब वो कम काम कर रहा है, तो किन केसेस में नहीं मिलेगा, ठीक है। किन केसेस में नहीं मिलेगा, उन केसेस में नहीं मिलेगा जब उसने कह दिया
क्या कह दिया, वेयर हिज फेलियर टू वर्क इज कॉज्ड बाय हिज अनविलिंगनेस टू वर्क एंड नॉट बाय द ओमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड हिम विद वर्क। देखिए बहुत सिंपल से एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, 8 घंटे के लिए एक एम्प्लॉय आया, ठीक है, और उससे काम 6 घंटे कराया गया, मतलब काम ही नहीं था, एम्प्लॉयर उसे काम नहीं दे पाया, एम्प्लॉयर कहीं बिजी था, मतलब उसका मैनेजर कहीं बिजी था, उसे काम नहीं दे पाया, तो उसने 6 घंटे ही काम किया। तब तो यार आप उसको 8 घंटे कहीं दोगे, वो तो पूरे टाइम बैठा रहा, उसने कहा कि भाई मुझे आप काम दो, तो आप पूरे दिन का ही पे करोगे। लेकिन अगर अगर उसने कह दिया कि भाई मैं आया तो 8 घंटे और 2 घंटे में मस्ती काटूंगा, तो यहाँ पे काट लेंगे। क्या है ये, इज कॉज्ड बाय हिज अनविलिंगनेस टू वर्क, नहीं करना चाह रहा काम, ठीक है। और इन सच अदर केसेस कोई और सर्कमस्टांसेस हैं तो वो भी प्रिस्क्राइब हो जाएंगे, मतलब ऐसे जहां वो डेलिबरेटली काम नहीं कर रहा, कम काम कर रहा है, वहां की ये यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अदरवाइज आप उसे फुल ही पे करोगे। अगर ऐसा कोई केस है कि भाई वो तो आया था, आप उसे काम नहीं दे पा रहे हो, जैसा कि नॉर्मली बहुत सारे लोग बताते हैं यार हमारे ऑफिस में इतना काम नहीं है, तो फुल डे का ही पेमेंट होगा, उसमें कोई आप डिडक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज एम्प्लॉय आ रहा है, आप नहीं काम दे पा रहे या आप नहीं काम करवा पा रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कह रहा है, वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क। अगर आप इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना यार, आप खुद भी समझना स्टार्ट कर दोगे, खुद से बताना शुरू कर दोगे। वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क टू ईच ऑफ विच अ डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इज एप्लीकेबल, the employer shall pay to such employee in respect of the time respectively occupied in each such class of work wages at not less than the minimum rate in force in respect of each such class। क्या बात हो रही है, सिंपल सी बात है। अगर कोई एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कोई एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है 2 टाइप के, मतलब 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क, जिसके लिए हमने अलग अलग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किए हुए हैं, तो एम्प्लॉयर कैसे पे करेगा उसे, कैसे करेगा, वेजेस एट नॉट लेस देन द मिनिमम रेट इन फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच क्लास। क्या करोगे आप जो मिनिमम वेजेस डिसाइड करोगे वो दोनों क्लासेस को कंसिडर करके करोगे। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी की 2,000 डिसाइडेड है, किसी की 3,000 डिसाइडेड है, आपने कहा चलो यार तुम ना 2,500 ले लो, तो वो 3,000 वाले से तो कम हो गई ना मिनिमम वेज, ठीक है। तो आपको दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे, 2 से भी ऊपर और 3 एटलीस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये कैलकुलेशंस में और आता है, अभी थ्योरेटिकली मैंने समझा दिया आपको कि ये आपसे ये कह रहे हैं कि आप कम पेमेंट नहीं कर सकते, आपको ज्यादा वाला पेमेंट भी कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 17, मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क। अगेन जहां पे एम्प्लॉयड है पीस वर्क के बेसिस पे, फॉर विच हमने मिनिमम टाइम रेट और हमने मिनिमम पीस रेट फिक्स नहीं किया है, मिनिमम टाइम रेट फिक्स्ड है और एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयड है वो पीस वर्क के लिए है, तो एम्प्लॉयर कैसे पे करेगा उसको, एम्प्लॉयर पे करेगा एम्प्लॉय वेजेस एट नॉट लेस देन द मिनिमम टाइम रेट। सिंपल सी बात है, देखिए पीस वर्क पे मैंने किसी को एम्प्लॉय किया कि भाई इस पीस पे मैं पे करूंगा, लेकिन उस पर्टिकुलर जो हमारा वो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए हमने जो फिक्स किया हुआ है एक्ट में, जो फिक्स है वो है मिनिमम टाइम रेट, ठीक है। और मिनिमम पीस रेट किसी ने नहीं करा है, तो आप किसके अकॉर्डिंग पे करोगे, आप मिनिमम टाइम रेट के अकॉर्डिंग जो उसमें मिनिमम मेंशन है वो पे करोगे ही करोगे। ये नहीं कहोगे कि यार इसमें तो चलो फिक्स ही नहीं है, चलो मैं अपनी चला लेता हूँ, मतलब ठीक है। एम्प्लॉयर ऐसे नहीं कर सकता कि हाँ भाई चलो यार इसमें तो देखो फिक्स्ड ही नहीं है ना रेट, इसमें कोई रेट ही फिक्स नहीं है, पीस रेट तो चलो मैं अपने हिसाब से तुम्हें कुछ भी दे देता हूँ। नहीं, अगर टाइम रेट फिक्स है तो आप टाइम रेट के हिसाब से उसे पे कीजिए, ओके। मतलब सीधी बात यह है कि पूरी तरीके से आपको लॉ के अंदर लाने की है ये, कि आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, आप अपने हिसाब से पे नहीं कर सकते। ये बात हो रही है मिनिमम की, अगर आप ज्यादा पे करना चाहते हो तो मजे से आप पे करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ मिनिमम की बात है कि अगर किसी चीज का क्राइटेरिया मिनिमम 100 फिक्स है तो आप उसे 50 ना कर दो, अगर आपको 150 करना है, 200 करना है, आप उसे विलिंगली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए सेक्शन 18। अब ये बहुत ही इजी वाले आ गए, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। यहाँ पर क्या करना है, एम्प्लॉयर को मेंटेन करने हैं रजिस्टर रिकॉर्ड्स, जिसमें आपको पर्टिकुलर्स देने हैं एम्प्लॉइज के जो आपने एम्प्लॉय किए हैं, वो क्या काम करते हैं, क्या वेजेस आप उन्हें दे रहे हो, क्या रिसीट्स हैं, वो सारे पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पर रजिस्टर्स में मेंटेन करने हैं। यहाँ पर एवरी एम्प्लॉय शैल कीप एग्जिबिटेड, आप रखोगे उन्हें फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, और या फिर प्लेस वेयर द एम्प्लॉइज इन द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में बी एम्प्लॉयड, जहां पर एक्चुअली में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और इन द केस जहां पे आउट वर्कर्स है, वहां पे फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, और द प्लेस एज मे बी यूज्ड फॉर गिविंग आउट वर्क टू देम एंड
नोटिसेस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स, जो भी प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स है वो आप ऐसे ही करोगे। थर्ड सबसेक्शन में अगेन आ जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द इशू ऑफ वेज बुक्स, वेज स्लिप्स टू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए मिनिमम वेज और वेज फिक्स्ड हुए हैं, और प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच एंट्रीज शैल बी मेड एंड authenticated in such wage book or wage slips by the employer or his agent। यहाँ पे सिंपल सा ये है कि आपसे मांगा जा सकता है कि आपको कैसे वेज बुक बनानी है, कैसे वेज स्लिप्स इशू करनी है, बेसिकली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मैनर जिस हिसाब से आपको एंट्रीज बनानी है, दिखानी है, ऑथेंटिकेट करनी है। ठीक है, आप मतलब आप एम्प्लॉयर और या फिर एम्प्लॉयर के एजेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही इजी वे में हम सारी चीजें समझ रहे हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सेक्शन 19 इंस्पेक्टर्स, यहाँ पे देखिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में निकाल के अपॉइंट कर सकता है पर्संस को एज इंस्पेक्टर इस एक्ट के पर्पज से, और डिफाइन कर सकता है उनकी लोकल लिमिट्स विद इन विच दे शेल एक्सरसाइज देयर फंक्शंस। ठीक है, और सिंपल है, अपॉइंट कर सकता है और बता सकते हैं कि उनकी क्या लिमिट्स रहेंगी। सेक्शन 2 में क्या बात हो रही है, सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड इन दिस बिहाफ एन इंस्पेक्टर मे विद इन द लोकल लिमिट्स फॉर विच ही इज अपॉइंटेड एंटर कर सकता है रीजनेबल आवर्स में विद such assistance, अगर कोई है being person in the service of the government or any local or other public authority as he thinks fit, हर उस प्रेमाइसेस और प्लेसेस पे जहाँ पे एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड हैं, वो काम कर रहे हैं, आउट वर्कर्स के केस में आउट वर्कर्स वाली प्लेस पे वहाँ पे भी जा सकता है, जिसके लिए ऑब्वियसली वो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जिसके लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इस एक्ट में फिक्स्ड है, वहीं पर ही सिर्फ। और यहाँ पे आप एग्जामिन कर सकते हो रजिस्टर, रिकॉर्ड ऑफ वेजेस देख सकते हो, नोटिसेस जो कि रिक्वायर्ड हैं टू बी केप्ट और एग्जिबिटेड, ये सारी चीजें जो इस एक्ट में हमने बनाई हैं वो देख सकते हैं, एंड रिक्वायर कर सकते हैं प्रोडक्शन इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर जाके वो बुक्स रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को जो उन्हें लगता है कि वहां पे किसी को काम दिया हुआ है और उन्हें उसके बारे में उससे पूछना है, बात करनी है, प्रेमाइसेस पे, प्लेस पे। ऑब्वियसली रीजन होना चाहिए प्रॉपर, रीजनेबल कॉज टू बिलीव is an employee employed therein or an employee to whom work is given out therein। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप अप्रोच कर लोगे, उनके पास प्रॉपर एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए जिससे वो किसी से बात कर सके, उन्हें एग्जामिन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज रिक्वायर एनी पर्सन गिविंग आउट वर्क एंड एनी आउट वर्कर टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन। आप मांग सकते हो, इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, वही इन्फॉर्मेशन जो उसकी पावर में है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मांगने लग जाओ। with respect to the names and addresses of the persons to, for and from whom the work is given out or received, and with respect to the payments to be made for the work। ठीक है, यहाँ पे आप सीज कर सकते हो, टेक कर सकते हो कॉपीज रजिस्टर की, रिकॉर्ड ऑफ वेजेस, नोटिसेस और पोर्शंस देयरऑफ as he may consider के रेलेवेंट हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस। अगर यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है और उसके पास रीजन है प्रॉपरली बिलीव करने का कि यस वो हुआ है, कमिट हुआ है बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज सच अदर पावर्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं। यहाँ पे अगेन वही आता है, ऐसे बिना बात के कभी कोई नहीं जाएगा। अगर कोई रीजन है प्रॉपर बिलीव करने के, उनके पास प्रॉपर प्रूफ्स है, तभी आप जाके ये कर सकते हो। ये सब एक्ट्स में डिफाइंड है। Every inspector shall be deemed to be a public servant within this meaning. Next is any person required to produce any document or thing or to give any information by an inspector under this shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of this। यहाँ पे ये क्या है, देखिए क्या होता है, जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, हमें लगता है यार ये इंस्पेक्टर आए ने हम ये इन्फॉर्मेशन दे नहीं दे, नहीं, यहाँ पे यही बात हो रही है कि हर पर्सन जिसको जो डॉक्यूमेंट दे रहा है या चीजें दे रहा है और आपसे इंस्पेक्टर पूछ रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने देखा थर्ड सब सेक्शन में कहां से वो पब्लिक सर्वेंट है अंडर इंडियन पिनल कोड, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप भी रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है उन्हें आंसर करने के लिए, ठीक है, उसी चीज की बात हो रही है। शैल बी डीम्ड टू बी लीगली बाउंड टू डू सो विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। आप वो जाकर वहां पे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये लाइंस जो अभी हमने पढ़ी हैं ये आपको अक्सर सब एक्ट्स में मिलेंगी, क्योंकि ये पावर्स में आती हैं। अगर पब्लिक सर्वेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और उनके पास रीजनेबल रीजन है बिलीव करने के लिए, कुछ रिपोर्ट्स हुई हैं ऐसी, तो उन्हें वो अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ एग्जामिन करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे, इस वजह से ये पावर यहाँ पर एक्ट्स में डाली हुई है। तो चलिए इसे हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन 20 और इसके कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप सो ये हेल्पफुल था।
एंड प्लीज यहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट करें जिसका मैं आंसर कर पाऊँ. अगर ये हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं. टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.